जो कि एनसीईआरटी बुक्स का तीसरा चैप्टर है। तो आज हम बेसिक से चलेंगे और हर पॉइंट पर यहाँ पर हमें ध्यान देना है। मैं हिस्ट्री भी पढ़ूंगा साथ साथ, इसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आप देख रहे हैं टॉपिक हमारा क्या है आज का, आव्यूह, मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। हर बिंदु पर आपको विशेष फोकस करना है, जिससे कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपकी समझ में आ सके। इंग्लिश में जो लिखा है यहाँ पर क्या है, द इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाई इन इट्स फ्रीडम, कैंटर। अब बात करेंगे इसकी भूमिका की। तो भूमिका 3.1 इंट्रोडक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन में कह क्या रहे हैं वो भी बात हमें करनी है। कह रहे हैं कि गणित की विविध शाखाओं में आव्यूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गणित की बहुत सारी ब्रांच हैं जिनमें आव्यूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। अन्य सीधी साधी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। फिर आव्यूह को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है, अपितु आव्यूहों की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। आव्यूह संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किया जाता है, जिसका उपयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजट, बिल्डिंग, विक्रय, बहिर्वेशन, सेल्स प्रोजेक्शन, लागत आकलन, यानी जिसमें मैट्रिक्स का हम यूज होता है वो बिंदु है ये। कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण इत्यादि। ये इन्होंने बिंदु बताए कि इन बिंदुओं पर आव्यूह की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं, जैसे आवर्धन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, घूर्णन यानी रोटेशन, तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को आव्यूहों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। आव्यूहों का प्रयोग गूढ़ लेखकी यानी क्रिप्टोग्राफी, इंग्लिश में इसको कहते हैं, में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग आनुवंशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तथा औद्योगिक प्रबंधन में भी किया जाता है। चलो अब आगे देखते हैं हम। देखिए इन्होंने ये सारी बातें इन्होंने बताई यहाँ तक करें इस अध्याय में का मतलब आव्यूह तथा आव्यूह बीजगणित, मैट्रिक्स, अलजेब्रा आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा। चलो हम समझते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो टॉपिक आ गया है। वो टॉपिक क्या है हमारा, उसे भी समझ लो। टॉपिक है हमारा आव्यूह मैट्रिक्स। यहाँ देखिए कह रहे हैं मान लीजिए कि हम यह सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि, कौन सी सूचना व्यक्त करना चाहते हो वो देखिए। कह रहे हैं राधा के पास 15 पुस्तकें हैं, इसे हम 15 रुपए में इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखित संख्या राधा के पास पुस्तकों की संख्या है। अब यदि हम
यदि हमें यह व्यक्त करना है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं, तो इसे हम ब्रैकेट में 15,6 प्रकार से इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की प्रथम प्रविष्टियां राधा के पास की पुस्तकों की संख्या, जबकि द्वितीय प्रविष्टियां राधा के पास कलमों की संख्या बताती है। यानी अब हम आपसे कि कुछ इस तरीके से है, हमने ये लाइन प्लॉट कर दी और लाइन का मतलब हमने एक इस तरीके से ब्रैकेट बड़ा बना दी। यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है ये राधा के पास है ये चीज। अब राधा के पास ये चीज है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16,6। तो 16 तो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि ये किताबों की संख्या है, पुस्तकों की संख्या, और 6 क्या दिखा रहा है कि ये कलमों की संख्या है कि संख्या दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तकों तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे राधा के पास 15 पुस्तकें तथा 6 कलम हैं, फौजिया के पास 10 पुस्तकें और 2 कलम हैं, सिमरन के पास 13 पुस्तकें और 5 कलम हैं। तो अब हम कह रहे हैं, अब इसे हम सारणी रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे राधा, फौजिया और सिमरन, इनके पास पुस्तकों की संख्या 15, 10 और 13 है, जबकि कलमों की संख्या 6, 2 और 5 है। इसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आ जाइए अपने मेन पॉइंट पर। यहाँ पर हमने ये इस तरीके से सारणी यानी 2 लाइन प्लॉट कर ली, जिसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं आप, डिटरमिनेंट्स कहा जाता है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा, 15 क्या है, पुस्तकों की संख्या। किसके पास है ये? राधा के पास 15 पुस्तक और 6 कलमें हैं। ऐसे ही फौजिया के पास कितना है, 10 कलम है और 10 पुस्तकें हैं और 2 कलमें हैं। और इसके पास सिमरन के पास 13 पुस्तकें हैं और 5 कलम है। तो यहाँ पर ये जो है इनको हम कहेंगे स्तंभ। ये पहला C1 स्तंभ हो गया और ये C2 स्तंभ हो गया। इनको कहेंगे हम पंक्ति। क्या कहेंगे? इनको हम पंक्ति कहेंगे। दूसरी पंक्ति अर्थात इसको हम R1, R2 और R3 से दर्शाएंगे, R3। यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ROW, रोज, COLUMN, कॉलम्स यानी स्तंभ। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे। 15 और 6 ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, और ये यहाँ पर मैं बात करूं आपसे, करेंगे ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। यहाँ पर देखिए अथवा करके, यानी इसी चीज को अगर हम क्या कर दें, ये कह रहे हैं कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तब। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, यानी जो हमारा स्तंभ था वो क्या बन गया, जो हमारा स्तंभ था वो पंक्ति बन गया। कौन सा स्तंभ? 15, 10 और 13, ये क्या आ गई, पुस्तकों की संख्या। अब देखिए क्या बन गया, ये पंक्ति बन गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब हम इसको। और 6, 2, 5 ये पहली पंक्ति बन गया R1, और ये R2, और ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो यहाँ देखिए इसको हम कहेंगे C1, इसको हम कहेंगे C2, इसको हम कहेंगे C3। तो ये आपने देख लिया 3 स्तंभ हो गए। अच्छा हम और आगे बढ़ते हैं। इनको लिखने के तरीके हमने आपको बता दिए। आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये कैसे कैसे हो सकता है। तो ये कह रहे हैं M जो रिप्रेजेंट करेगा वो पंक्तियों की संख्या को, और N जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्तंभों की संख्या को। कह रहे हैं किसी आव्यूह को M क्रॉस N कोटि का आव्यूह अथवा केवल M क्रॉस M आव्यूह कहते हैं। अतः आव्यूहों के उपर्युक्त उदाहरणों के संदर्भ में A यानी 1 3 गुणा 2 आव्यूह यानी 3/2, B 1 3 क्रॉस 3 आव्यूह तथा C
एक 2 क्रॉस 3 अवयव है, यानी तीनों अवयव बता दिए इसने। अब उसमें जो अवयवों की संख्या है वो कैसी है, कह रहे हैं हम देखते हैं कि ए में 3 दूनी 6 अवयव हैं और बी तथा सी में 9 क्रमशः 9 और 6 अवयव हैं। इनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बताया सबसे पहले यहाँ पर 3/2, तो हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना दिया 3/2 का, यानी यहाँ कर दिया हमने A1, यहाँ कर दिया B1 और यहाँ कर दिया यानी 3। तो पहली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पंक्तियों की संख्या। तो 3 स्तंभ होने चाहिए, 3 पंक्ति होनी चाहिए। यहाँ हो जाएगा A2 और यहाँ हो जाएगा A3 और यहाँ हो जाएगा B1 और B2 और यहाँ हो जाएगा B3। तो देखिए ये हो गया R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये 3/2 का मैट्रिक्स है और इसमें अगर अवयवों की संख्या देखी जाए तो 3 × 2 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए। नहीं, अगर हम इसकी गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अवयवों की संख्या, इसमें जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या निकल के आ जाती है। दूसरा है यहाँ पर 3/3 का, यानी 3 ही इसमें पंक्ति होंगी और 3 ही इसमें स्तंभ होंगे। तो यहाँ पर मैं 3 पंक्तियों को दर्शा देता हूँ, पहले R1 R2 और R3। फिर यहाँ पर 3 स्तंभों को चुन देता हूँ, C1 C2 और C3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ A11 A1, यहाँ पर हो जाएगा B या A12 और A13, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये कितने का हो गया, 3/3 का हो गया। इसका मतलब इसमें टोटल जो अवयव हैं वो 9 हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 स्तंभ हो गए, अवयवों की संख्या इसमें कितनी होगी, 9 हो गई। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, यानी इसकी बात करते हैं कि तीसरा जो मैट्रिक्स है, ये तो हो गया हमारा A मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा B मैट्रिक्स और तीसरा है C। तो C कितने का है, C है 2/3, यानी 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है इसमें। तो यहाँ कर दूंगा R1 और R2, 2 पंक्तियों की संख्या हो गई। मैंने इस तरीके से इसको ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट के रूप में इसको ऐसे लिख दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स को सारणी के रूप में नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13, फिर लिखेंगे यहाँ A21 A22 A23। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ हो जाएगा 2 × 3, तो इसमें अवयव जो हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 4 और 2 6। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा है आपको। अगर इसी तरीके से मैं m × n ले लूं, यानी m यहाँ पर दिखा दूं क्या ये पंक्तियों की संख्या है और n ये स्तंभों की संख्या है, तो इस तरीके से हम इसको कह रहे हैं। इसमें नंबर 1, हम किसी m × n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत a = I क्या दर्शाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ रो, J क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, और M क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का प्रयोग करेंगे। और हम केवल ऐसे अवयवों पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं। हम एक समतल के किसी बिंदु x y को अवयव स्तंभ पंक्ति द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने ये आप ले लिया x y, तो ये 2 पंक्तियां हो गई और स्तंभ कितना हो गया, यहाँ पर 2 पंक्तियां हो गई R1 और ये R2, और स्तंभ कितना हो गया, एक C1। और अगर इसी को हम लिखना चाहें कि इसको हमें एक पंक्ति के रूप में लिखना है, तो x y R1 एक पंक्ति हो गई और स्तंभ कितने हो गए, C1 और C2। इसी प्रकार अगर हम पॉइंट ले लें,
यहाँ ले लिया P के बिंदु 0,1 लिया, तो यहाँ पर दो तो स्तंभ हो गए C1 और C2 और पंक्ति हमारी कितनी हो गई एक R1। अगर हम इसी को एक स्तंभ के रूप में यानी C1 और अगर इसको पंक्तियों के रूप में लिखें तो ये इसमें दो पंक्तियां हो जाएंगी, एक R1 और दूसरी R2। और इसको पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 0,1 यानी R1 पंक्ति हो गई और C1 C2 दो स्तंभ हो गए। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए नोट में, इस प्रकार हम किसी बंद रैखिक आकृति के शीर्षों को एक आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चतुर्भुज ABCD पर विचार कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः AK 1 0 3 2 1 3 और -1 और 2 है। इसको हम इस तरीके से एक चतुर्भुज के रूप में लिखते हैं। चलिए रिप्रेजेंट कर दिया XC से, और यहाँ कर रहे हैं हम कि इसमें कितने दो एलिमेंट हैं हर किसी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया A B C और D। इसका मतलब C1 C2 C3 और C4। अब यहाँ पर हमने इसके एलिमेंट हैं वो रख दिए 1,0 दूसरे की लिख दिए हमने 3,2 फिर अगले की लिख दिए हमने 1 3 फिर अगले की और लिख दिए हमने -1 और 2। अब इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन स्तंभ कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 C1 C2 C3 C4 और ये पंक्तियां कितनी हो गई R1 R2 दो पंक्तियां हो गई। अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें कि जो पंक्तियां हैं वो कॉलम बन जाएं और जो कॉलम है वो पंक्तियां बन जाएं तो हम इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, पहली वाली पंक्ति जो है वो हम स्तंभ बना देंगे। यहाँ कर देंगे क्या, यहाँ लिख दो उसको A B C और D। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनको तो क्या बन जाएगा 1 3 1 -1 और अगला क्या लिखा जाएगा 0 2 3 2। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये बन गया C1 और ये बन गया C2। रो कितनी हो गई इसमें, ये R1 R2 R3 R4 चार पंक्तियां हो गई इसमें और दो स्तंभ हो गए C1 C2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उदाहरण, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए। यानी इन्हें नहीं पता कौन सा आव्यूह है, वो हमें बनाना है कि आव्यूह को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, वो आव्यूह हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके अवयव जो हैं वो Aij इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड I-3j ये दिया है इसमें। तब कह रहे हैं कि तब हमें एक मैट्रिक्स की स्थापना कीजिए कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, आव्यूह कौन सा होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डाल दिया, सॉल्यूशन कर दिया। अब यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारे पास जो आव्यूह है वो कुछ इस तरीके से है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया A11 A12 और क्योंकि 3/2 को है तो तीन पंक्ति होनी चाहिए A21 A22 A31 A32। अब देखिए यहाँ पर कितने का बन गया, ये कह रहे हैं 3/2 यानी तीन पंक्ति और दो स्तंभ। तो यहाँ पर वही हमने किया है R1 R2 R3। और यहाँ पर जो चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, I जो है वो पंक्तियों की संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I पंक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है और J स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की वैल्यू निकालूंगा। तो इस एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो और यहाँ पर दिया है Aij, तो I को मतलब पहला नंबर दर्शाएगा और J का मतलब दूसरा नंबर दर्शाएगा। तो मैं क्या करूंगा, A11 निकालने के लिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पर A11। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखूंगा। तब यहाँ पर इस तरीके से निकल के आएगा। तो मैं करूंगा A11। इसका मतलब मैं अब इसमें रखूंगा ये वैल्यू, इस सूत्र में है क्या, जब A11 है तो हमें पता है क्या है। तब हमें निकालना है कि AI और J इक्वल टू, तब यहाँ पर करना है 1/2 और यहाँ पर करना है हमें मैग्नीट्यूड और यहाँ I का वैल्यू कितना रखना है 1
और यहाँ कितना रखना है 3 और यहाँ कितना रखना है 1। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम इसका लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा, बचेगा -2 और इस मैग्नीट्यूड को हटाएंगे तो ये प्लस का बच जाएगा। किसका बच जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि इसके अंदर से बाहर जो वैल्यू आएगी वो प्लस की हो जाएगी। कितना बचेगा 2। हम 2 से 2 को कट कर देंगे और यहाँ पर AIJ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले के निकालते हैं इसका वैल्यू। अब इस वाले का हमें निकालना है, तो इसका निकालने के लिए I के स्थान पर कितना रखोगे, ये I है और ये J है, ठीक। और यहाँ पर ये I और ये J है और यहाँ पर ये I और ये J है, यहाँ पर ये I और ये J है, ये I और ये J है। अब मैं ये वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर ध्यान देंगे ये वैल्यू इसी तरीके से फाइंड किया है जैसे मैंने यहाँ किया है, उसी तरीके से यहाँ पर इसने फाइंड किया। तो मैं इसको भी करके दिखा दूं आपको। देखिए यहाँ कर देता हूँ A12 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइनस, फिर यहाँ पर कितना है 3, I का वैल्यू कितना है 2, सॉरी J का। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/2 और यहाँ बन जाएगा माइनस का 1 ये और यहाँ माइनस का 6, 3 दूनी 6। अब 6 हो गया तो 2 यहाँ पर अभी कट नहीं करेंगे इसको, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। अब माइनस का 5 बचेगा तो माइनस का 5 तो इससे कटेगा नहीं, इसलिए जो वैल्यू माइनस की आई है उसे हम प्लस की ले लेंगे। तो कितना बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। देखो ये बनाना वाली वैल्यू हमारा। इसी तरीके से इसका वैल्यू निकालना है और इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, और इन सब का वैल्यू निकालने के बाद फिर हम यहाँ पर जैसे इसका वैल्यू कहाँ है, ये है 1 और इसका वैल्यू कहाँ है, ये है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। चलिए तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। A12 A22 A31 A32 इन सब की वैल्यू देखो, उसका वैल्यू कहाँ था वो हमने यहाँ रख दिया। फिर यहाँ पर देखिए A11 का वैल्यू ये है A11, ये A12, ये A21, ये 2 और ये 3 A32 और ये A31 और ये 32। इस तरीके से ये वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के आव्यूहों की पर चर्चा करेंगे। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। यानी पहला जो मैट्रिक्स का टाइप है वो कह रहे हैं कि इसे हम स्तंभाव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें स्तंभ हो केवल। जैसे हमने कर लिए लेट A इक्वल टू A1 A2 A3, बहुत सारे एलिमेंट रख दिए हमने यहाँ है, तो इसमें स्तंभ कितना हो गया A। तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, ये स्तंभ मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है। अगर यही चीज को हम पंक्ति के रूप में लिख दें, जैसे यहाँ पर इसमें कितने हो गए, एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 3 × 1। अगर हमें कॉलम और बढ़ा दें इसकी, ये 4 कर दें तो ये 4/1 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, कह रहे हैं 1/4 कोटि का एक पंक्ति का आव्यूह व्यापक है। यानी हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा स्तंभों को। तो स्तंभों की संख्या इसमें 1 2 3 4 स्तंभों की। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं किसी आव्यूह को लेट कर दूं, यहाँ कर दूं A11 A12 A21 A22, तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही स्तंभ हैं और 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। या ऐसा भी आ सकता है A इक्वल टू ले लें, यहाँ पर
यहाँ कर दें 3/3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर यहाँ पर A31, A32 और A33। यहाँ पर ये बन जाएगा 3x3। ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। 3 ही स्तंभ है इसमें और 3 ही पंक्तियां हैं। ये m = n कोटि का बन गया है, यानी जितने पंक्तियां हैं और उतने ही उसमें स्तंभ हो गए। अगला विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा वो भी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं इसमें ये होगा कि जैसे हमने मैट्रिक्स माना A, तो इसमें जो विकर्ण है उस पर ही नंबर हो केवल, बाद बाकी सब 0 0 हो जाए। जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया, विकर्ण है ना। या ये तो हमने 3/3 का ले लिया, हमें अगर 2/2 का लेना है तो यहाँ करेंगे 1 0 0 1। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3/3 और 2/2 वो है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। अदिश का मतलब, अब इसमें भी ऐसे ही देख लो, इसी तरीके से उदाहरण इसमें मिल रहा है। एक ये है, तो इसमें माइनस माइनस का विकर्ण ले लिया b, है ना। फिर यहाँ पर √3 0 2 0 3 0 0 0 √3 कोटि 1 2 और 3 के अदिश आव्यूह है। अब यहाँ पर देखो विकर्ण पर ही नंबर लिया गया है, तो ऐसे आव्यूहों को हम क्या कहते हैं कि ये आव्यूह अदिश आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी और जो अभी हमने बताया था ऊपर इकाई, तो वो भी एक इसी तरीके से है, जिसमें भी डायगोनल क्या होगा, 1 1 होगा। ऐसे आव्यूहों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इकाई या तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक। और अगला होता है शून्य आव्यूह, 7वां नंबर। शून्य आव्यूहों का मैं उदाहरण आपको दूं तो कुछ इस तरीके से है, देखिए, जिसका प्रत्येक एलिमेंट, ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है कि एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। कब? यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे इसने बता दिया यहाँ पर कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो उस आव्यूह को हम शून्य आव्यूह कहेंगे। 0 0 0 0, तो ये 2/2 का हो गया, 2/2 का शून्य आव्यूह हो गया, मैट्रिक्स हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पर अगर हम लें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगा, 3/3 का क्या बन जाएगा, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब शून्य आव्यूह बन जाएगा। आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी इनमें क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। अब ये कह रहे हैं परिभाषा 2 से कि दो आव्यूह A = IJ और B = BIJ समान कहलाते हैं। कब? यदि वे समान कोटियों के होते हों तथा A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव में हो, उन्हें हम, अथवा I तथा J के सभी मान के लिए AIJ = BIJ हो। इसका मतलब, बात को ध्यान से सुनना, इक्वालिटी हम कब कहेंगे कि जैसे इसमें A11 का वैल्यू 2 है, तो इसमें भी A11 का वैल्यू 2 होना चाहिए। इसमें A12 का वैल्यू 3 है, तो इसमें भी A12 का वैल्यू 3 होना चाहिए। इसमें 0 है तो इसमें भी 0 होना चाहिए, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए। इसलिए इन हमको कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं 3, और यहाँ पर देखो पहले स्तंभ में 3 है और यहाँ दूसरे में है, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समान नहीं है। क्यों? क्योंकि समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। A11 का वैल्यू समान होना चाहिए या A12 का वैल्यू समान होना चाहिए। यहाँ देखो अलग अलग है, यहाँ देखो इनका वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो ये कैसा है, असमान है, और ये समान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं समानता और असमानता। आज हम इतना ही बताएंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।